तो अब देखिए मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन और द बायोसिंथेसिस फेज। तो यानी कहा जाता है ना कि डार्क रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट, बट इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन इज एटीपी एंड NADPH। इसको अपने दिमाग में आपको याद रखना है। तो सुनो, अगर कोई भी डार्क रिएक्शन के बारे में आपसे पूछता है, सो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, यू हैव टू आंसर ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन तो रिलीज आउट हो जाता है, तो डार्क रिएक्शन में केवल यूटिलाइज क्या होता है, ATP एंड NADPH, और इसी की मदद से हम लोग शुगर का सिंथेसिस करते हैं, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ फूड। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो फेज होता है which is not directly depends on the light, यानी dark reaction is not directly depends on the light, but it is going to depends on the product of light reaction, and the product of light reaction is the ATP and NADPH। next the third point, इसमें आप लोग अपने एक चीज दिमाग में याद रखना कि जैसे देखो कि लाइट जैसे अनअवेलेबल हुआ तो बायोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़े देर के लिए कंटिन्यू हो जाएगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। क्यों थोड़े देर के लिए कंटिन्यू हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी, है ना, ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना, क्योंकि थोड़ा ATP और NADPH रहेगा, और फिर से लाइट अवेलेबल हुआ तो फिर सिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसको आपको दिमाग में क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर एक एक करके हम आपको C3 पाथवे से ही स्टार्ट करते हैं, और जो जो पॉइंट्स मैं आपको C3 पाथवे में लिखूंगा बोर्ड पे, इसको अपने दिमाग में याद रखना है बच्चों। जो जितना जितना मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर C3 साइकिल, तो सबसे पहले C3 साइकिल में एक चीज याद रखना, इसका नाम होता है केल्विन बेंसन साइकिल। दूसरा सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनो, इसमें कार्बन का जो एक्सेप्टर होता है, कार्बन का एक्सेप्टर होता है RUBP। अपने दिमाग में नाम याद रखना, RUBP, दैट इज द राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। और ये कैसा शुगर होता है, कीटो शुगर होता है, और इसमें कार्बन कितना होता है, 5। अपने दिमाग में याद रखना। तो अगर आपसे पूछेगा कि C3 साइकिल में कार्बन का एक्सेप्टर कौन होता है, तो बोलना RUBP, दैट इज द राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और ये कीटो शुगर होता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट में 3 कार्बन होते हैं, दैट इज कॉल्ड 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। याद रखना, फर्स्ट प्रोडक्ट में 3 कार्बन होते हैं जिसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन के फिक्सेशन के लिए, हम लोग उसको रुबिस्को के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रुबिस्को के नाम से जानते हैं। और रुबिस्को की खासियत है कि ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का भी फिक्सेशन करता है, इसलिए C3 प्लांट्स में हमेशा याद रखना फोटो रिस्पायरेशन का जो रेट होता है, फोटो रिस्पायरेशन का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है, और ऐसे प्लांट्स कम टेंपरेचर पे ग्रो करते हैं, दैट इज 20 to 25। तो ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो ये अपने आपको बताना है कि केल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल, कार्बन एक्सेप्टर RUBP, first product is going to have 3 carbon, that is the 3PGA, enzyme of the CO2 fixation Rubisco, photo respiration rate ज्यादा होगा, ऐसे के लिए टेम्परेचर कितना, 20 से 25। इसको अपने दिमाग में याद रखना। अब सबसे बड़ी बात कि C3 पाथवे में 3 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, द सेकंड स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड द थर्ड स्टेप इज गोइंग टू कॉल्ड एज रीजनरेशन, जिसमें हमको समझना है। जैसे देखो यहां पर, इसको अपने दिमाग में याद करके रख लेना सारे के सारे लोग। अगर हम आपसे कहें RUBP में कार्बन कितना, 5, कार्बन एक इधर से आया 1, तो 5 1 मिलके क्या हो गया, 6। तो 6 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनेगा। याद रखना अपने दिमाग में, यानी PGA के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और PGA में 3 कार्बन एटम होते हैं। और सुनो, रिडक्शन में 2 ATP लगेगा, 2 NADH लगेगा 1 कार्बन के लिए, और रीजनरेशन में 1 ATP। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया कि एक कार्बन के फिक्सेशन के लिए एक बार साइकिल में कितना ATP लगा, तो बोलना रिडक्शन में 2 लगा,
लगा, रीजनरेशन में 1 लगा, तो टोटल एटीपी कितना हुआ 3 और NADPH कितना लगा 2 लगा। तो ये चीजें याद रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक कार्बन के लिए एटीपी कितना लगा 3, NADPH कितना लगा, है ना 2 लगा। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि रिडक्शन में कितना एटीपी और NADPH लगा, तो बोलना रिडक्शन में 2 एटीपी लगा, रिडक्शन में 2 NADPH लगा। और तीसरा सवाल अगर ये पूछ लिया जाए कि केवल रीजनरेशन में कितना एटीपी लगा, तो आप याद रखना रीजनरेशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ। इसको अपने दिमाग में तुम्हें याद करके रखना है। तो यानी अगर मैं यहां पर बोर्ड पे लिख दूं तो इसको अपने दिमाग में याद रखना। देखो सब लोग, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के लिए 3 एटीपी लगेगा, 2 NADPH लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर केवल आपसे पूछा जाए रिडक्शन स्टेप में, तो रिडक्शन स्टेप में 2 एटीपी लगेगा, 2 NADPH लगेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए रीजनरेशन में, तो रीजनरेशन में अपने दिमाग में बच्चों याद रखना कि रीजनरेशन में केवल एक ही एटीपी लगेगा। ये तो एक कार्बन के लिए है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 6 कार्बन के लिए या एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, तो अगर एक कार्बन के लिए 3 लगा, तो 6 कार्बन के लिए कितना एटीपी लगेगा 18 एटीपी लगेगा। अगर एक कार्बन के लिए 2 NADH लगा, तो अगर एक कार्बन के लिए 2 NADH लगा, तो 6 कार्बन के लिए कितना NADH लगेगा, है ना NADPH, तो बोलना 12। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बोले तो 18 एटीपी 12 NADPH। अगर एक CO2 बोले 3 एटीपी 2 NADPH। रिडक्शन केवल पूछे 2 एटीपी 2 NADPH। रीजनरेशन पूछे तो केवल क्या लिखना, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। इसको अपने दिमाग में तुम लोग क्या रखोगे, याद, भूलना नहीं, ठीक है ना। यही चीज मैंने यहां पर आप लोगों को बताई और समझाई, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका, ये चीजें याद रखना, ये टेबल देख लेना कि अगर 6 कार्बन ये ग्लूकोज बनेगा तो 18 एटीपी 12 NADPH। चलो अब इसके बाद आता है, इसको अपने दिमाग में सारे के सारे लोग याद रखना, C4। और C4 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको अपने दिमाग में याद रखना, है ना, दैट इज कॉल्ड हैचन-स्लैक पाथवे। यानी C4 को हम लोग हैचन-स्लैक पाथवे के नाम से जानते हैं। इसको अपने दिमाग में आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो अब इस हैचन-स्लैक पाथवे में क्या है, ध्यान से सारे के सारे लोग सुनो। सबसे पहला कि इट इज द प्रेजेंट इन प्लांट्स दैट इज द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स, यानी ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स होता है, इक्वेटर के नजदीक रीजन होते हैं ये। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अगर आपसे कोई भी पूछता है विच इज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, तो बोलना कि द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे इज गोइंग टू कॉल्ड एज द C3 पाथवे। इसको अपने दिमाग में याद रखना। फिर तीसरा सबसे बड़ी बात कि ऐसे प्लांट्स या ऐसे C4 प्लांट्स में एक अलग तरह का एनाटॉमी पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। और क्रैंज एनाटॉमी का मतलब कि इसमें क्या पाया जाएगा, बंडल शीथ। और यही बंडल शीथ, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के चारों ओर कौन सा शीथ होता है, बंडल शीथ होता है। इसको अपने दिमाग में याद रखना। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके थिक वॉल्स होते हैं, इनमें गैस एक्सचेंज ना के बराबर होता है, और इसमें किसी तरह का कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। आया समझ में ना। तो कुछ पॉइंट्स मैं C4 के बारे में लिखा रहा हूं, इसको आप लोग अपने दिमाग में याद रखना। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स में कार्बन का एक्सेप्टर कौन, तो बोलना कार्बन का एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है उसमें कार्बन कितना होता है, 4, उसको बोलते हैं ऑक्सलो एसीटेट। एंजाइम का नाम कौन होता है जो प्राइमरी कार्बन का फिक्सेशन करता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। और इसमें 2 तरह का सेल होता है, इसमें क्रैंज एनाटॉमी पाया जाता है। 2 तरह का सेल होता है ना, खास करके क्रैंज एनाटॉमी मतलब ये किसके कारण पाया जाता है,
है? बंडल शीट के कारण, और सबसे बड़ी बात इसमें फोटो रिस्पायरेशन नेग्लिजिबल होता है और ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखना ये एग्जैक्टली C4 के बारे में मैंने लिखा, लेकिन पूरा पाथवे कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो पूरा पाथवे कैसे होता है इसको मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनोगे सारे के सारे लोग। देखो इधर, इधर देखो। तो होता क्या है कि इसमें दो तरह के सेल हैं। ऊपर वाले को मान लो क्या है ही मीजोफिल, नीचे वाला कौन सा हो गया? बंडल शीट। मीजोफिल और ये क्या रहा? बंडल शीट। इसको अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है ना? तो चलो सबसे पहले देखो CO2, CO2 का एक्सेप्टर कौन? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें कार्बन कितना? 3। ये 3 कार्बन में से एक कार्बन जुड़ा तो 4 कार्बन क्या बना? ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है ना? अब यही ऑक्सैलो एसीटेट में भी कार्बन कितना? 4। फिर यही किस में चेंज हुआ? या तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। याद रखना, तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड में भी कार्बन 4 है, तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड दोनों का फॉर्मेशन कहां हुआ? मीजोफिल में, ठीक है ना? फिर ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, याद रखना, मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किसमें आया? बंडल शीट में। और मैलिक एसिड में मैंने तुमको कार्बन कितना बताया है? 4 कार्बन बताए हैं। तो जैसे ही मैलिक एसिड से एक कार्बन निकाल दो तो ये एक कार्बन कौन से साइकिल में चला जाएगा? C3 साइकिल। और एक चीज इसमें अपने दिमाग में याद रखना, जो बंडल शीट में रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है, अपने दिमाग में याद रखना। कोई भी पूछेगा C4 प्लांट के बंडल शीट में रुबिस्को पाया जाता है और मीजोफिल में पेप कार्बोक्सिलेज पाया जाता है जिसको पेपकेस बोलते हैं, और C3 के मीजोफिल में रुबिस्को पाया जाता है। तो याद रखना मैलिक एसिड में 4 कार्बन, एक कार्बन निकल के C3 में चला गया तो 3 कार्बन क्या रहा? पायरुवेट। और यही पायरुवेट फिर प्लाज्मोडेस्माटा से होकर के मीजोफिल में जाकर के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसमें कितना एटीपी खर्च होता है? 2 एटीपी। तो एक कार्बन के लिए 2 एटीपी, तो 6 कार्बन के लिए कितना लगा? 12 एटीपी। तो अगर कोई भी पूछे C4 प्लांट्स में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में कितना एटीपी, तो C3 का 18, इधर का 12, तो C4 में 30 एटीपी और 12 NADPH। इसको अपने दिमाग में तुमको क्या रखना है? याद रखना है कि C4 में 30 एटीपी और 12 NADPH लगेगा। इसको आपको दिमाग में क्या रखना है? याद रखना है। और इसके स्टेप्स भी मैं एक बार बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। प्राइमरी CO2 का एक्सेप्टर कौन है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3। एंजाइम फिक्स करने वाले का नाम क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको पेपकेस कहते हैं। मीजोफिल में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? रुबिस्को। मीजोफिल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेपकेस। और एक चीज याद रखना, ऑक्सलो एसिटिक एसिड कहां बनेगा? मीजोफिल सेल्स में। फिर ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड या तो मैलिक एसिड बनाएगा या तो एस्पार्टिक एसिड, और ये ट्रांसपोर्ट होके कहां चला जाएगा? बंडल शीट में। इसको अपने दिमाग में याद रखना है। फिर बंडल शीट में C4 एसिड किस में टूटेगा? CO2 प्लस C3। फिर C3 मीजोफिल में जाकर के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, और जो CO2 रिलीज हुआ ना वो रुबिस्को उसको फिक्स करेगा, क्योंकि बंडल शीट में रुबिस्को होता है, पेपकेज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, C3 और C4 में कॉमन क्या है? C3 पाथवे, क्योंकि C3 होना ही है, दैट इज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है कि C4 पाथवे इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि C4 में एक अलग तरह का लीफ एनाटॉमी होता है जिसको क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। ये हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, ये हाई लाइट इंटेंसिटी
को रिस्पॉन्स कर सकता है, इसमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस प्लांट इज गोइंग टू हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू लेस फोटो रिस्पायरेशन। तो एग्जैक्टली हमको इतना ही पढ़ना होता है किसमें, C4 प्लांट्स में। सो अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूं क्या, फोटो रिस्पायरेशन। सो स्टूडेंट्स, है ना, मैं अब नया मतलब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज द फोटो रिस्पायरेशन। कि फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, ध्यान से सारे के सारे लोग सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी आपको सवाल रहेंगे, तो इसको आप लोग सही से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो आप लोग एक चीज सबसे पहला आप लोग अपने दिमाग में जान लो कि फोटो रिस्पायरेशन के लिए पहला सवाल कि कौन से ऑर्गेनल का इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो सबसे पहले याद रखना कि फोटो रिस्पायरेशन का मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो भी ह्यूमंस के जैसे हो जाते हैं, हम लोग के जैसा, यानी लेते ऑक्सीजन है, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 ऑर्गेनल का इंपॉर्टेंट रोल है। पहला क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा पेरोक्सीजोम्स होता है, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भैया C4 है, तो C4 में किसका इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम्स और दूसरा तीसरा कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज अपने दिमाग में यहां पे याद रखना, आप सभी लोगों ने, मैं इधर बताता चला जाता हूं, ध्यान से सुनना, कि केल्विन साइकिल पढ़ा है। केल्विन पाथवे में देखा कि RuBp किसके साथ कंबाइन कर रहा है, CO2। RuBp is the carbon acceptor, that is a ribulose 1,5-bisphosphate is going to combines with the CO2। लेकिन किसके अंडर वो कंबाइन करता है, दैट इज द रुबिस्को। और एक चीज याद रखना कि रुबिस्को का अगर पूरा नाम देखोगे, दैट इज द राइबुलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो जो रुबिस्को होता है उसके एक्टिव साइट पे CO2 भी बाइंड कर सकता है और O2 भी बाइंड कर सकता है, इसी के लिए उसका नाम रुबिस्को है। और सबसे बड़ी बात कि रुबिस्को की ज्यादा अफिनिटी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है अदर देन ऑक्सीजन। तो अगर पूछा कि वो ज्यादा किससे बेटर बाइंड करेगा, तो आप बोलना कार्बन डाइऑक्साइड। और सबसे बड़ी बात कि दोनों के बीच की जो बाइंडिंग होती है उसको हम लोग कॉम्पिटिटिव कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन होता है कि कौन बाइंड करेगा। लेकिन कौन बाइंड करेगा ये डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो दोनों में से बाइंड कौन करेगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वही एंजाइम से बाइंड करेगा। तो देखो होता क्या है, अभी आप लोग ने पढ़ा कि जब रुबिस्को, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। लेकिन जब C3 प्लांट्स में रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो कार्बन का फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो कार्बन का फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण RuBp अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट यूजलेस प्रोडक्ट होता है, याद रखना। फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन होते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होते हैं, और ये दोनों के दोनों RuBp से ही टूट के बने होते हैं। और इसी के लिए इस प्रोसेस को हम लोग फोटो रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। हमेशा याद रखना कि अगर RuBp is going to combines with the oxygen, there is formation of 1 molecule of phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate, and this pathway is going to called as photorespiration। और हमेशा याद रखना कि जब भी ये पाथवे होगा, so there is no synthesis of sugar, ना शुगर बनेगा, ना ATP बनेगा, ना NADPH बनेगा। so therefore photorespiration is a wasteful process। और सबसे बड़ी बात, it causes the release of carbon dioxide, यानी कार्बन डाइऑक्साइड is going to release by using ATP। यानी एक तो पैसा भी लग जाएगा, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। ये तुमको दिमाग में रखना है याद। तो सबसे बड़ी बात, C4 में ऐसा क्या होता है, तो याद रखना कि क्यों फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। तो C4 में फोटो रिस्पायरेशन इसलिए नहीं होता है कि वो रुबिस्को तक केवल CO2 को ही पहुंचने देते हैं, यानी जो एंजाइम साइट है वहां पर CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दो, और मैंने बताया कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वही बाइंड करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसी के लिए जो C4 एसिड बनता है मीजोफिल सेल्स में, दैट इज द मैलिक एसिड, वही बंडल शीट में टूटेगा, उसी से CO2 रिलीज होगा, जिससे रुबिस्को को केवल
केवल क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, जिससे हम रुबिस्को के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये चीजें याद रखना। और इसी फोटो रिस्पायरेशन के कमी के कारण जो प्रोडक्टिविटी होता है, एल्ड होता है, वो C4 प्लांट का ज्यादा होता है एंड C4 प्लांट इज गोइंग टू शो मोर टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर। इसको अपने दिमाग में याद रखना। अच्छा सुन लो, ये लिख लेना कि C3 प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट एक ही तरह का होता है, ग्रैनल, और यहां पर डाइमॉर्फिक होता है, ग्रैनल इन मीजोफिल, एक ग्रैनल इन बंडल शीट। ये चीजें याद रखोगे। और सब एग्जांपल्स देख लेना C3 का, राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो। इधर क्या हो गया, मेज, शुगर केन, एमरैंथ एंड सॉर्गम। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इतना ही चीजें आपको किसमें पढ़ना होता है, फोटो रिस्पायरेशन में, ठीक है। फिर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ध्यान से सुनो। तो जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना, सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो, ये आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला आपको अपने दिमाग में याद रखना है इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें नंबर आया, साइज आया, एज आया, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स आया, मेसोफिल सेल्स आया, क्लोरोप्लास्ट आया, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन आया, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल आया। तो ये जितने भी इंटरनल फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखने हैं। और दूसरा, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चाहे वो सनलाइट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो CO2 कंसंट्रेशन हो, चाहे वो वाटर हो, सभी को अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अब देखो, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सिंपल सी बात है कि जैसे मान के चलिए कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, बायो और केमिस्ट्री आपका मजबूत है, लेकिन अगर फिजिक्स आपका कमजोर है तो आपका नीट नहीं निकल सकता है। तो कहने का मतलब ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। तो वहां पर लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, यानी जो सबसे कम है वही रेट को निर्धारित करेगा, यानी फिजिक्स ही रेट को निर्धारित करेगा कि आपका नीट में सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या था, तो बोलना कि बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर। अगर कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट हो रहा है एक से ज्यादा फैक्टर के द्वारा, तो उसका रेट वही डिटरमाइन करता है दैट इज नियरेस्ट टू मिनिमल वैल्यू, यानी जो सबसे मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट होता है, और उस फैक्टर का चेंज होना पूरे प्रोसेस को अफेक्ट कर देगा। इसी को आपको बताया ब्लैकमैन ने 1905 में, दैट इज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो देखो, सबसे पहला हम आपको बताते हैं लाइट। ध्यान से सुनना, लाइट से सारे के सारे चीजों को डिस्कस करते हैं, तो इधर दिमाग ध्यान लगा के सुनो। तो लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड एक्सपोजर ऑफ लाइट, इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द फोटोसिंथेसिस। लाइट की क्वालिटी ज्यादा रेड लाइट, ब्लू लाइट होना चाहिए, ज्यादा इंटेंसिटी होना चाहिए, ड्यूरेशन ज्यादा होना चाहिए। तो यही सारी की सारी चीजें हैं। तो यहां पे लिखा है कि लीनियर रिलेशनशिप होगा इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन एट लो लाइट इंटेंसिटी, यानी लो लाइट इंटेंसिटी है तो लीनियर रिलेशनशिप, जैसे जैसे लाइट बढ़ रहा है तो ये ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अगर जैसे ही लो से हायर लाइट इंटेंसिटी हुआ, तो हायर लाइट इंटेंसिटी पे रेट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स बिकम्स क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट सैचुरेशन कितने परसेंट में प्लांट का पेट भर जाता है, यानी धरती को 2% लाइट मिलती है, उस 2% में से भी 10% में से पूरा प्लांट का पेट भर जाता है, सैचुरेट हो जाता है। इसका एक्सेप्शन है बच्चों, ये अपने दिमाग में याद रखना, एक्सेप्ट फॉर प्लांट विच इज गोइंग टू ग्रो इन शेड एंड डेंस फॉरेस्ट। तो जो शेड में ग्रो करेंगे, छांव में या डेंस फॉरेस्ट में, जैसे अमेज़न होता है, तो वहां पर लाइट इज गोइंग टू बी ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। और अगर कॉन्टिन्यूअस अगर हम लोग लाइट को बढ़ाएंगे तो उससे क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन होगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर। याद रखना, अगर हम तुमसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना होता है, तो बोलना 300 से 400 होता है। 0.03 है, उसको हम लोग ऐसे कर ले परसेंट में, तो 300 से 400। तो अगर हम लोग 0.05 से, है ना, इंक्रीज अप टू 0.05, यानी अगर हम लोग 500 तक मैक्सिमम लेके गए, तो उससे क्या होगा, इधर दिखा
इंक्रीज अप टू 0 टू इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन, यानी 300 से 400 है लेकिन 500 तक लेके गए तो फिक्सेशन बढ़ेगा, 500 से ज्यादा लेके गए तो वो प्लांट को डैमेज करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ये चीजें याद रखो, ठीक है। फिर बोलना कि जब लो लाइट कंडीशन होगा C3 और C4 तो प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा हाई CO2 कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि CO2 को फिक्स करने के लिए ATP और NADPH चाहिए, तो वो तभी बनेगा ना जब लाइट थोड़ा लो से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब कि लो लाइट इंटेंसिटी में प्लांट्स आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन। वो तभी होगा जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि ज्यादा ATP और NADPH बनेगा तभी कार्बन का फिक्सेशन होगा। इसमें एक चीज याद रखना, C4 प्लांट का पेट 360 में ही भर जाएगा, लेकिन C3 को कितना चाहिए, 450, और एटमॉस्फेयर में कितना है, 300 से 400। तो ऐसा कहा गया है कि CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 300 से 400 ही है और C3 को 450 चाहिए होता है। सो इसीलिए C3 प्लांट्स के लिए CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, और अगर हम लोग CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन हाउस क्रॉप, जिसमें टोमेटो और बेल पेपर आते हैं। ये चीजें याद रखना। तो वहां पर अगर उसको CO2 इन रिच एटमॉस्फेयर देंगे तो उनका इल्ड बढ़ेगा। ये चीजें अपने दिमाग में याद रखना। तीसरा आता है टेम्परेचर। तो ये पूछा जाएगा कि डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक होता है। देखिए वहां रुबिस्को लगता है, पेप्केस लगता है, तो वो जो होता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, यानी डार्क रिएक्शन इज मोर टेम्परेचर कंट्रोल और सेंसिटिव। लेकिन जो लाइट रिएक्शन होता है उस पे इसका इंफ्लुएंस काफी कम होता है। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखना है। और जो C4 प्लांट्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर को, तो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। मैंने पहले बताया क्योंकि वो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं तो वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, और C3 प्लांट्स को कम टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी केवल 20 से 25। ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। और लास्ट है कि अगर पानी की कमी हुई, वाटर, तो वाटर की कमी से स्टोमेटा बंद हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन को रोकना है। तो CO2 जा ही नहीं पाएगा प्लांट में, क्योंकि स्टोमेटा से ही गैस का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण पानी की कमी से पत्तियां मुरझा जाएंगी, उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाएगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। और यहां पर ही आपका पूरा फोटोसिंथेसिस समाप्त होता है। तो एक बार तुम लोग ये वीडियो लेक्चर्स को पूरा देख सकते हो, इससे चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। मैंने मैक्सिमम एनसीईआरटी का पॉइंट्स कवर करने का कोशिश किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। तो एक बार सारे के सारे वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।